Good morning, all of you. This is Jyoti Khanna with a new lecture on the topic globalization. आज हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें हमने मेजर 3 रिफॉर्म्स के बारे में नेम्स पहले रीड किया था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड रिफॉर्म इज ग्लोबलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन करने से पहले हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटीग्रेट आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, उसको मर्ज करना, मैच करना या फिर कनेक्ट करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है। ऐसा जो टर्म होती है इसको हम ग्लोबलाइजेशन कॉल करते हैं। कि 91 से पहले जो मोस्टली जो कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल जो बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, ऐसी इकोनॉमीज़ जो थी बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड जो नहीं थी, उनके साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी। तो इंडियन इकोनॉमी में हमने कुछ इसके बैकवर्ड जो पॉइंट्स किए, कुछ ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स देखे कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें कुछ मेजर ड्रॉबैक्स जो थे वो सामने आ रहे थे। तो ऐसे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यू मेजर रिफॉर्म्स किए। तो ऐसे रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म था ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्या किया गया कि जिससे इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ जब वो कनेक्ट होती हैं तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इसका प्रेजेंट टाइम में एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज़ अगर इंडियन इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है तो नेचुरली जो प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कुछ डिजीज़ की वजह से, तो सपोज़ कनेक्टेड नहीं होती तो हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। सिमिलरली जो रिलेटेड जो मेडिकल सर्वेज़ हैं या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ अगर दूसरी कंट्रीज़ से रिसीव हो सकती हैं तो ऐसे में वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी भी पॉसिबल नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही एक इकोनॉमी जब दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ कनेक्ट होती है तो उसको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे बेनिफिट्स की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट किया, उसको मर्ज किया। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक हमने टर्म हम करेंगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? जहाँ पर एक कंट्री के जो बिजनेस हैं दूसरी कंट्रीज़ के बिजनेसेस से कुछ सर्विसेज हायर करते हैं, ऐसे टर्म को आउटसोर्सिंग कॉल करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया में कॉल सेंटर्स जो हैं ऑलमोस्ट ये इस वर्ड से हम लोग परिचित हैं, फैमिलियर हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर कॉल सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका रीज़न क्या? कॉल सेंटर्स क्या होता है? जहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं वो इंडिया की सर्विसेज को सपोज हायर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग या फिर कॉल सेंटर्स कॉल करते हैं। कॉल सेंटर्स जस्ट इसका एग्जाम्पल है कि एक कंट्री के जो बिजनेसेस हैं दूसरी कंट्रीज़ के बिजनेसेस से किसी भी टाइप की अगर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो ऐसी सर्विसेज को अवेल करना आउटसोर्सिंग कहलाता है। और आउटसोर्सिंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। आउटसोर्सिंग बहुत सारे वेज में हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुरियर सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। सिमिलरली जो कॉल सेंटर्स एक एग्जांपल है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू वेरियस पीपल को, वेरियस बिजनेसेस को रिसीव होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था 91 में, इसका डिसीजन लेने का मेजर रीज़न क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट करना, उनको रिलेट करना, ताकि इंडियन जो इकोनॉमी है उसको कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो रियलाइज़ हो सकें। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए मेनली गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स इनिशिएट किए, आज हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के वेरियस स्टेप्स या फिर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर 1 था इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। इक्विटी लिमिट को इंक्रीज़ किया। इक्विटी लिमिट का मतलब कि कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पर अर्लियर 51% या उससे लेस देन इक्विटी लिमिट थी, ओनरशिप थी, ऐसे में फॉरनर्स को अलाउ किया गया कि वो अप टू 100% कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ डिसाइड किए कि जहाँ पर फॉरनर्स जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ एरियाज़ में अप टू 100% इन्वेस्टमेंट उनके लिए कर पाना
पॉसिबल था। ये कौन से ईयर में डिसाइड किया? इन द ईयर 91। लेकिन 91 से पहले ये लिमिट जो थी वो पहले लिमिटेड थी, अप टू 100%, बहुत रेयर एरियाज थे, अदरवाइज मोस्टली वो 51% तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से अब वो 100% तक इक्विटी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन के लिए रुपी की पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी की। नॉर्मली जो रुपी के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 फॉर्म्स में हो सकती हैं, या तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती है, नंबर 2 होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अभी ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती है? करंट अकाउंट में नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, रेमिटेंसेस होता है, इसके अलावा अगर कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ पे करना है, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ कमीशंस पे करने हैं, ये ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड की जाती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिससे कंप्लीट ऑनरशिप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना, तो प्रॉपर्टी परचेज करते ही क्या होगा? ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? रुपी की पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी की। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि रुपी की जो कन्वर्जन था वो सिर्फ करंट अकाउंट के लिए गवर्नमेंट ने किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फिलहाल गवर्नमेंट ने इसकी कन्वर्टिबिलिटी नहीं की। ये ट्रांजैक्शंस मैंने अभी भी बताया कि नॉर्मली 2 ट्रांजैक्शंस होती है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में रुपी का जो कन्वर्जन था वो सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए पॉसिबल किया। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई। कि पहले जो ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी कंपैरेटिवली लेस टाइम पीरियड के लिए थी, उसमें कुछ चेंजेस टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंट चेंजेस हो जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपर इफेक्टिव वे में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ट्रेड पॉलिसी थी वो 5 ईयर्स के लिए बनानी स्टार्ट की। जो ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया? फेमा को फेरा में कन्वर्ट किया। फेमा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अर्लियर जो ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इनके थ्रू होती थी, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट की वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू बनानी स्टार्ट की। फेमा को फेरा में कन्वर्ट किया, ट्रेड पॉलिसी 5 ईयर्स के लिए बनानी स्टार्ट की ताकि इसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस ना हो और इस पॉलिसी को एक मेजर इंस्ट्रूमेंट की तरह अप्लाई किया जा सके। ट्रेड पॉलिसी बनाने के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर्स थी उनको रिमूव किया गया। अब ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर्स होती हैं जो नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पोज की जाती हैं, उनको टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़, कि एक बिजनेसमैन जितना इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर हैवी रेट से टैक्सेस इम्पोज कर देना, इसको हम टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन सी होती है? जो नॉर्मली क्वांटिटी से रिलेटेड होती हैं, कि सपोज कोटा फिक्स कर देना कि एक पर्सन जो है वो 10,000 यूनिट्स तक इंपोर्ट कर सकता है। अगर वो मोर देन 10,000 यूनिट्स इंपोर्ट कर रहा है तो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट से टैक्सेस पे करने होंगे, कुछ उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी। तो इसको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थी, ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया या फिर काफ़ी इनको रिड्यूस किया कि अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए एक तो लाइसेंस परमिट कंपैरेटिवली इसको थोड़ा सा लिबरल किया। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पहले हायर रेट्स थी उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिक्रीज़ किया। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर्स थे उनको रिमूव किया। और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड ही हैं कि WTO ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई थी, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को भी लिबरल किया गया। तो ये जो मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे ये सारे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड थे कि इंडियन इकोनॉमी को मोर डेवलप्ड बनाने के लिए, मोर प्रोग्रेसिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 3 टाइप के रिफॉर्म्स किए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो उसमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट किया गया, उसको कनेक्ट किया गया, ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के बेनिफिट्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी को रिसीव हो सके। आज हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ करेंगे। टिल देन थैंक यू, और इसको एक बार रीड आउट ज़रूर करना, इसको वॉच ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।